स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में, जिसमें आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा दो वल्नरेबिलिटीज़ को जो अफेक्ट कर रही हैं कनेक्टवाइज के सॉफ्टवेयर को। इन दो वल्नरेबिलिटीज़ ने काफ़ी हंगामा मचाया है साइबर सिक्योरिटी वर्ल्ड में, और स्पेसिफिकली 1709 में, बिकॉज इस वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करने के लिए कोई भी प्रिविलेज की ज़रूरत नहीं है। ओवर द नेटवर्क बहुत ही लो कॉम्प्लेक्सिटी से वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉइट हो जाती है। तो शुरू करते हैं, थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं। पहले समझते हैं कि स्क्रीन कनेक्ट या फिर कनेक्टवाइज नाम से जाना जाता हुआ ये सॉफ्टवेयर है क्या। तो ये एक रिमोट डेस्कटॉप सपोर्ट टूल है जिसको कंपनीज़ यूज़ करती हैं अपना आईटी सपोर्ट के लिए, और ज़्यादातर इनके कस्टमर्स मैनेज्ड सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। मैनेज्ड सर्विस प्रोवाइडर्स ऐसी कंपनीज़ हैं जो आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं अलग अलग बिजनेसेस को। तो जैसे हॉस्पिटल्स हो गए, ई कॉमर्स हो गए, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हो गई, और भी ऐसे बिजनेसेस हो गए जो आईटी के सर्विसेज को इस्तेमाल करते हैं अपने बिज़नेस को एफिशिएंट बनाने के लिए। तो मैनेज सर्विस प्रोवाइडर्स इस स्क्रीन कनेक्ट सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं, इस रिमोट डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं इन बिजनेसेस को सर्व करने के लिए। सिंस ये ओवर द इंटरनेट होता है तो इन सर्वर्स का इंटरनेट प्रेजेंस काफ़ी बढ़ जाता है, और इनमें ये वल्नरेबिलिटी निकल आई है तो ये काफ़ी सीवियर है। मैंने ऐसे ही शोडन और सेंसिस, जो कि इंटरनेट स्कैनिंग इंजिन्स हैं, इन पर ऐसे ही सर्च किया था और देखने के लिए कि कितने ऐसे स्क्रीन कनेक्ट के सर्वर्स हैं जो वर्ल्ड ओवर अवेलेबल हैं, एक्सपोज टू द इंटरनेट हैं, जिनको इस्तेमाल करके ये मैनेज सर्विस प्रोवाइडर्स अपने क्लाइंट्स को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में सर्वर्स नज़र आए। जैसे कि शोडन में यहाँ पे अगर आप देखोगे तो रिजल्ट्स ऑलमोस्ट 10,800 सर्वर्स निकल के आ रहे हैं, और इनमें से जो भी ऑनलाइन मैं रिसर्च रीड कर रहा हूँ उस पर बताया जा रहा है कि अभी भी 90% सर्वर इन 11,000 सर्वर्स में से पैच्ड नहीं हैं और वल्नरेबल वर्जन्स पर चल रहे हैं। तो ये काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन हो जाती है। अब इस वल्नरेबिलिटी को निस्ट ने अपने कॉमन वल्नरेबिलिटी स्कोरिंग सिस्टम में इसको ओवरऑल स्कोर 10 दिया है। ओवरऑल स्कोर 10 मतलब बहुत ही हाई सीवियर, हाई क्रिटिकल और हाईएस्ट पॉसिबल स्कोर हो जाता है एक वल्नरेबिलिटी के लिए। और 10 का मतलब है कि सब कुछ छोड़िए और अभी पैच कीजिए अपने सर्वर को। अब ये बेस स्कोर कैसे डिसाइड किया जाता है? कुछ फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि अटैक वेक्टर, मतलब इस वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करने के लिए अटैक वेक्टर अगर ओवर द नेटवर्क है, जो मतलब बहुत ही ईजी है। अगर फिज़िकली अटैकर को वहाँ पर होना पड़ता है तो अटैक वेक्टर फिर हार्ड है। तो सिंस ये वल्नरेबिलिटी ओवर द नेटवर्क एक्सप्लॉइटेबल है तो इसमें अटैक वेक्टर बहुत ही सीवियर हो जाता है। वैसे ही अटैक कॉम्प्लेक्सिटी, क्या अटैकर को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कोड रन करने पड़ते हैं, कॉम्प्लेक्स क्वेरीज रन करनी पड़ती हैं इस वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करने के लिए। तो इस स्क्रीन कनेक्ट की वल्नरेबिलिटी को अटैकर्स को बहुत ही सिंपल कोड रन करना पड़ रहा है एक्सप्लॉइट करने के लिए। तो अटैक कॉम्प्लेक्सिटी बहुत लो है, इसकी वजह से भी ये स्कोर काफ़ी हाई है। कोई प्रिविलेजेस रिक्वायर्ड हैं? क्या कोई प्रीरिक्विजिट है कि अटैकर को कुछ प्रिविलेजेस चाहिए इन कोड्स को रन करने के लिए, या सिंपली ओवर द रिमोट वही ओवर द नेटवर्क ये कोड्स को रन कर सकता है विदाउट एनी प्रिविलेजेस? तो स्क्रीन कनेक्ट के मामले में तो विदाउट एनी प्रिविलेजेस वो ये रन कर सकता है, तो इसीलिए भी ये सीवियरिटी हाई है। यूज़र इंटरेक्शन, क्या किसी यूज़र के इंटरेक्शन की ज़रूरत है? क्या किसी यूज़र को क्लिक करने की ज़रूरत है अपने सर्वर को कॉम्प्रोमाइज़ करवाने के लिए? नहीं, अटैकर सीधा रिमोट कोड एग्जीक्यूशन करेगा, सर्वर उसको एग्जीक्यूट कर देगा उस क्वेरी को, और ये एक्सप्लॉइटेबल है। तो इसकी वजह से भी ये सीवियरिटी काफ़ी हाई है। कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी, अवेलेबिलिटी तीनों ही इफेक्ट हो जाते हैं जब अटैकर को एडमिन राइट्स मिल जाते हैं सर्वर पर। तो इसीलिए इन सारे फैक्टर्स को मद्देनज़र रखते हुए निस्ट ने अपने कॉमन वल्नरेबिलिटी स्कोरिंग सिस्टम में इस वल्नरेबिलिटी को 10 का स्कोर दिया है। जैसा कि मैंने पहले बताया, 10 इज़ द हाईएस्ट पॉसिबल सीवियरिटी स्कोर। 10 का स्कोर किसी वल्नरेबिलिटी के लिए मतलब आप सब कुछ छोड़िए और सीधा पैच कीजिए अपने सर्वर को। अब आइए देखते हैं कि कौन सा ऐसा कंपोनेंट है इस रिमोट डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर में जहाँ पर ये वल्नरेबिलिटी इफेक्ट कर रही है। तो सेटअप विज़ार्ड नाम का कंपोनेंट है कनेक्टवाइज के एप्लीकेशन सर्वर में, जिसमें ये वल्नरेबिलिटी, जिसके कोड में ये वल्नरेबिलिटी पाई गई है। सेटअप विज़ार्ड नाम से ही आप समझ जाते हो कि सेटअप विज़ार्ड इनिशियली जब आप कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो तो एक सेटअप की विज़ार्ड होती है, इंस्टॉलेशन की विज़ार्ड आपको मिलती है। आप नेक्स्ट उस पर क्लिक करते हो, यूज़र क्रिएट करते हो एप्लीकेशन के लिए और इंस्टॉलेशन फिनिश कर देते हो सर्वर पर। तो ये सेटअप विज़ार्ड वही विज़ार्ड है जब आप पहली बार स्क्रीन कनेक्ट का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करोगे सर्वर पर, तो ये सेटअप विज़ार्ड आपको मिलेगी, और जिसको आप नेक्स्ट क्लिक करोगे तो आपको एडमिन यूज़र क्रिएट करने का मौका मिलेगा।
तो ये इनिशियल सेटअप और कॉन्फ़िगरेशन के लिए डिज़ाइन की गई है और ये पूरा का पूरा सेटअप विज़ार्ड का जो पेज है वो ASPX यानी कि ASP.NET में बना हुआ है। थोड़ा सा ASP.NET को समझेंगे बिकॉज जब हम ASP.NET का थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे तभी जाके थोड़ा सा ये वल्नरेबिलिटी ज़्यादा क्लियर होगी, सिंप्लीफाई होगी हमारे लिए। और जैसा कि मेरे वीडियोस का उद्देश्य रहता है कि मैं नए SOC इंजीनियर्स या नए SOC एनालिस्ट या नए साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स जो हैं जिनको रेलेवेंट अभी तक साइबर सिक्योरिटी डोमेन का एक्सपीरियंस नहीं है या हार्डकोर कोडिंग नॉलेज नहीं है, उनको ये थोड़ी सी रिसर्च सिंप्लीफाइड वे में ट्रांसलेट हो, थोड़े से जो बेसिक एलिमेंट्स लगते हैं इस वल्नरेबिलिटी को समझने के लिए वो सारे मिल जाएं इस वीडियो में से, ये मेरा उद्देश्य रहता है। तो इसलिए हम ASP.NET का थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे, समझेंगे और फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग, पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी कि ये वल्नरेबिलिटी कैसे अफेक्ट कर रही है कनेक्टवाइज के एप्लीकेशन को। तो यहाँ तक ये क्लियर हो गया है कि सेटअप विज़ार्ड.ASPX का जो पेज है, जो कोड है, जो कि कनेक्ट वाइज एप्लीकेशन सर्वर का पार्ट है, उसमें ये वल्नरेबिलिटी है जो कि ASP.NET में बना हुआ है। आगे जाके आपको क्लियर हो जाएगा कि ASP.NET हम क्यों समझ रहे हैं। ASP.NET अब नटशेल में ASP.NET क्या है? ASP.NEट एक ऐसा कंपोनेंट है .NET का जो कि वेब एप्लीकेशंस और सर्विसेज जो भी .NET और C# में बनती हैं उनको बनाने के लिए यूज़ होता है। तो मान लीजिए आप डेवलपर हो, आप अपनी वेबसाइट कोई बना रहे हो, कोई वेब एप्लीकेशन बना रहे हो, कोई सर्विसेज बना रहे हो, तो आपको एक प्री कंपाइल्ड लाइब्रेरीज मिल जाती हैं अगर आप ASP.NET को यूज़ करते हो। वो प्री कंपाइल्ड लाइब्रेरीज क्या करेंगी? आपकी वेबसाइट में जो भी लगने वाले फॉर्म्स हैं, डेटा एलिमेंट्स हैं, जो भी बटन्स हैं, यूज़र लॉगिन के बटन, लॉग ऑफ के बटन, जो भी टैब्स हैं आपकी वेबसाइट पे, जो भी बटन्स होने वाले हैं, उन सब का एक ढांचा बना देती है, एक फ्रेमवर्क बना देती है। वो बने बनाए आपको मिल जाते हैं, तो आपको उन सबको फिर से बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो एक फ्रेमवर्क मिल जाता है आपको जिसके अंदर आप अपना वेब ऐप डेवलप कर सकते हो। तो ये इन अ नटशेल ASP.NET का काम है। तो ASP.NEट एक आपके सर्वर पर एक कंपोनेंट है अगर आपकी एप्लीकेशन .NET या C# में बनी हुई है। तो कनेक्ट वाइज एप्लीकेशन ASP.NET में .NET पे बनी हुई है, C# पे बनी हुई है, इसीलिए ASP.NET का इसमें इस्तेमाल देखा जा रहा है। अब जैसा कि मैंने आपको पिछली स्क्रीन पे बताया कि सेटअप विज़ार्ड.ASPX जो कंपोनेंट अफेक्टेड है इस वल्नरेबिलिटी से, वो पूरा का पूरा ASP.NEट में बना है। तो ये जो पेज है स्क्रीन कनेक्ट का, जो इनिशियली एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते वक्त आता है, ये सेटअप विज़ार्ड का, ये पूरा का पूरा पेज ASP.NEट में बना हुआ है और इसके कोड में प्रॉब्लम थी। अब क्या प्रॉब्लम थी हम ये देखते हैं। तो अगर आप सेटअप विज़ार्ड.ASPX को नॉर्मली ऐसे एक्सेस करने जाओगे जिस सर्वर पर ऑलरेडी स्क्रीन कनेक्ट इंस्टॉल्ड है, उस सर्वर पर अगर आप इस पेज को एक्सेस करने जाओगे ऐसे, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, जो कि एक सिक्योरिटी फीचर है एप्लीकेशन का ऑब्वियसली, कि अगर सॉफ्टवेयर आपका ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो आप अगर सेटअप विज़ार्ड.ASPX डालोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन ASP.NET में एक पाथ इन्फो नाम का फीचर है। मतलब अगर आप इस सेटअप विज़ार्ड.ASPX के बाद स्लैश डाल दोगे तो एप्लीकेशन आपको कुछ ना कुछ पेज देगी जो भी अवेलेबल है। और वही यहाँ पर हैक है कि सेटअप विज़ार्ड.ASPX अगर आप नॉर्मली डाल रहे हो किसी सर्वर पर जिस पर स्क्रीन कनेक्ट ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो कुछ पेज नहीं मिलता है, नॉर्मल ऑपरेशन है। लेकिन अगर आप सेटअप विज़ार्ड.ASPX के आगे स्लैश ऐड कर देते हो, सिर्फ एक स्लैश ऐड कर देते हो, तो आपको मिल जाता है स्क्रीन कनेक्ट का सेटअप विज़ार्ड पेज जो कि इनिशियल सेटअप के दौरान आता है। और इसमें अगर आप नेक्स्ट क्लिक करते हो तो आपको ऑप्शन मिलता है एडमिन यूज़र क्रिएट करने का। एक बार एडमिन यूज़र क्रिएट हो गया तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है क्या क्या हो सकता है। तो ये हैक था कि ये स्लैश ऐड करके आप इस एप्लीकेशन को एक्सप्लॉइट कर सकते हो। अब सिंस आपको मैंने पिछली स्लाइड पर ASP.NET समझाया, तो अभी आपको अच्छे से समझ में आएगा कि ये स्लैश ऐड करके ये वल्नरेबिलिटी कैसे एक्सप्लॉइट की जा रही है। तो ASP.NET में जैसे कि मैंने कहा कि पाथ इन्फो नाम का फीचर है। पाथ इन्फो नाम का फीचर आपको ये स्लैश ऐड करने देता है। जहाँ पर आपकी मेन URL होगी उसके बाद आप स्लैश ऐड करके कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे सकते हो सर्वर को, और सर्वर आपको आपका पेज सर्व करेगा। अब ये सब किस लिए यूज़ होता है? कंटेंट को रिफाइन करने के लिए यूज़ होता है, सिंप्लीफाइंग URLs। तो ये कुछ पर्पज़ हैं, ये दो बहुत सारे वेरियस पर्पजेस हैं जिनके लिए पाथ इन्फो फीचर यूज़ होता है, बट मोटे मोटे ये दो पर्पजेस हैं जिनको हम नेक्स्ट स्लाइड पर थोड़ा डिटेल में समझेंगे। ये दो फीचर्स हैं ये दो पर्पजेस के लिए ये पाथ इन्फो नाम का फीचर है जिसमें आप स्लैश डाल के
आप कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ले सकते हो एप्लीकेशन से। तो आइए समझते हैं उन रिफाइनिंग कंटेंट और सिंप्लीफाइंग यूआरएल्स, ये दो पर्पज़ को। तो रिफाइनिंग कंटेंट में मान लीजिए अगर आपको बहुत ही सिंप्लीफाई अगर आपके लिए करूँ मैं, कि मान लीजिए अगर आप लाइब्रेरी में जाते हो, वहाँ पर आपने लाइब्रेरियन से हैरी पॉटर की बुक मांगी। अब वहाँ पर आपको लाइब्रेरियन पूछेगा कि हैरी पॉटर में तो बहुत सारे पार्ट्स हैं, लेकिन आपको उसमें से स्पेसिफिकली कौन सी बुक चाहिए। उसमें फिर आप स्पेसिफिकली अगर उसको बताओगे कि मुझे ये वाला पार्ट चाहिए, चेंबर ऑफ सीक्रेट्स, तो वो आपको वही पार्ट निकाल के देगा। तो ऐसे ही सर्वर को ये पाथ इन्फो फीचर के ज़रिए आप एग्जैक्टली बता सकते हो कि आपको कौन सा पार्ट चाहिए, आपको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, कौन सा रिसोर्स चाहिए। जैसे कि आप ई कॉमर्स वेबसाइट्स पे भी होते हो, राइट, तो वहाँ पर भी आप मेन पेज पर विजिट करके स्पेसिफिकली कोई प्रोडक्ट को चूज़ करते हो, तो सिर्फ वही प्रोडक्ट निकल के आता है आपको दिखाने के लिए, देखने के लिए, एंटायर बाकी सब नहीं होता है। तो ये कंटेंट भी रिफाइन हो जाता है। और तो ये एक फ़ीचर है कि मतलब पाथ इन्फो के बाद आप एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हो सर्वर को, और तो उसके ज़रिए वो आपको अलग अलग वेरिएशंस देगा उस पेज के, या फिर एक एक्स्ट्रा डिफरेंट कंटेंट प्रोवाइड कर सकता है। तो ये एक जेन्युइन यूज़ केस है। तो नॉर्मली अगर सिक्योरिटी फीचर्स सारे लगे हों तो नॉर्मल ऑपरेशन में ये फ़ीचर बहुत ही यूज़फुल है डेवलपर्स के लिए और यूज़र्स के लिए। वैसे ही सिंप्लीफाइंग यूआरएल्स, ये जो एक फ़ीचर है कि क्रिएटिंग क्लीनर यूआरएल्स, मोर यूज़र फ्रेंडली यूआरएल्स, ह्यूमन रीडेबल यूआरएल्स, स्पेशली फॉर रेस्टफुल इंटरफेसेस। तो जैसे कि ASP.NET एक डेवलपर के लिए फ्रेमवर्क है, तो इसमें मान लीजिए डेवलपर जब एक एप्लीकेशन डेवलप कर रहा है, उसमें वो रेस्टफुल इंटरफेसेस भी डिफ़ाइन करेगा, रेस्टफुल APIs भी डिफ़ाइन करेगा, जहाँ पर वो पाथ देगा। अब रेस्टफुल किस लिए यूज़ होता है, ये थोड़ा सा आप डीप डाइव कर सकते हो एंड वेब पर, या फिर मोटा मोटा अगर आपको बताऊँ तो पीछे जब एक नॉर्मल यूज़र जब एक एप्लीकेशन के साथ, एक क्लाइंट जब एक एप्लीकेशन के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, तो पीछे रेस्टफुल APIs यूज़ होती हैं उसको रिसोर्स निकाल के देने के लिए। अगर आपको एक सिंप्लीफाइड एग्जांपल दूं तो समझ लीजिए आप अमेज़ॉन पे हो, आपको मे बी समर के कुछ क्लोथ्स के लिए कुछ शॉपिंग करनी है, आप उसमें फ़िल्टर लगाते हो कि मुझे टी-शर्ट्स चाहिए, इस साइज़ के चाहिए, इस रेट के चाहिए। तो उसमें फिर ये सारे फ़िल्टर्स पीछे रेस्टफुल API ये सारे फ़िल्टर उठा के पीछे से आपको रिसोर्स ला के देता है। अब पीछे बैकएंड में जब डेवलपमेंट हो रही होती है, तो वहाँ पर डेवलपर्स अपने रेस्टफुल APIs में, रेस्टफुल इंटरफेसेस में फिर ये सारे URLs का पाथ देते हैं कि अगर यूज़र ने सामने से शूज़ मांगे तो प्रोडक्ट के इस जगह ये शूज़ पड़े हुए हैं, तो वहाँ पर वो पाथ डिफ़ाइन कर देते हैं, मैप कर देते हैं कि शूज़ इस जगह पर पड़े हुए हैं सर्वर पर। अगर कोई टी-शर्ट्स मांग रहा है तो वो इस जगह पर। तो ये सारा जो रिसोर्स का मैपिंग है पीछे, नॉर्मल यूज़र को तो ये सब कुछ समझ में नहीं आता है जो एप्लीकेशन को एक्सेस कर रहा है, लेकिन पीछे डेवलपर्स इन रेस्टफुल इंटरफेसेस का इस्तेमाल करते हैं वेबसाइट के रिसोर्सेज को मैप करने के लिए। तो वहाँ पर उनको अगर ये यूज़र फ्रेंडली URLs होंगी तो डॉक्यूमेंटेशन में ईजी जाता है, ये यूज़र फ्रेंडली URLs होंगी तो उनको मैपिंग में ईजी जाता है, ह्यूमन रीडेबल URLs होंगी तो उनको डेवलपर्स को डिफ़ाइन करना, कोडिंग करना ईजी हो जाता है। अगर ये सिंप्लीफाइड URLs नहीं होंगी, समझ लीजिए ऐसी URLs होंगी जैसे कि product.aspx () कैटेगरी इज इक्वल टू शूज़, अगर ये पीछे बैकएंड में डिफ़ाइन करना पड़ रहा है रेस्टफुल इंटरफेस में, तो ये इजीली रिमेंबरेबल URL नहीं है एक डेवलपर के लिए, राइट। आई मीन एक डेवलपर को ये एक कॉम्प्लेक्स होगा URL रिमेंबर करने के लिए, डिफ़ाइन करने के लिए, डॉक्यूमेंट करने के लिए जो भी रेस्टफुल इंटरफेसेस हैं पीछे एप्लीकेशन के, क्योंकि एप्लीकेशन बहुत बड़ी होती है, पीछे बहुत सारे जैसे मान लीजिए अमेज़ॉन वेबसाइट पर आप जाते हो तो कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं, पीछे कितने रिसोर्सेज मैप्ड हैं सारे रेस्टफुल इंटरफेसेस से। जब एक यूज़र इंटरेक्ट कर रहा है amazon.com तो पीछे कितना सारा बैकएंड में रेस्टफुल इंटरफेसेस का ये जो डिफ़ाइन किए गए हैं उनका वर्किंग चल रहा है। तो इसके लिए भी ASP.NET में ये पाथ इन्फो नाम का फ़ीचर बहुत इस्तेमाल होता है, जहाँ पर सिंप्लीफाइड वे में URLs क्रिएट होती हैं और उसको फिर रेस्टफुल इंटरफेसेस में मैप करने के लिए डेवलपर्स यूज़ करते हैं। और तो ये जेन्युइन फीचर है, ये ऐसा नहीं है कि ASP.NET में प्रॉब्लम है, ये जेन्युइन फीचर है। तो यहाँ पर कनेक्टवाइज के सॉफ्टवेयर में ये चेक तो लगा हुआ था कि ठीक है, जब एक यूज़र नॉर्मली
अगर नॉर्मली सेटअप विजर डॉट ASPX रिक्वेस्ट कर रहा है और सर्वर पर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो वो एक कुछ नहीं देगा, एक एरर देगा या फिर बोलेगा कि मे बी सॉफ्टवेयर इज़ ऑलरेडी इंस्टॉल्ड, सेटअप विजर कैन नॉट बी एक्सेस्ड। बट अगर इसके आगे आप स्लैश डाल देते हो तो ये फिर ASP.NET का जो पाथ इन्फो का फीचर है वो यहाँ पर यूज़ हो रहा है और सर्वर पीछे से फिर ये पेज सर्व कर दे रहा है, इसी पेज का दूसरा वेरिएशन सर्व कर दे रहा है यूज़र के लिए या अटैकर के लिए या सिक्योरिटी रिसर्चर्स के लिए। और फिर यहाँ पर यूज़र इस पाथ इन्फो फीचर को एक्सप्लॉइट करके इस सॉफ्टवेयर को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। तो इसके लिए फिर एक और एडिशनल चेक लगाना ज़रूरी है, राइट। तो वही फिर इस सिक्योरिटी फिक्स में किया गया कि इस सेटअप विजर डॉट ASPX का जो पेज है उसका जो कोड है उस कोड में फिर ये इफ़ कंडीशन लगाई गई कि जहाँ पर इफ़ सेटअप मॉड्यूल इज सेटअप थ्रो एन एक्सेप्शन कि ऑलरेडी सेटअप, तो डजेंट मैटर कि अगर कोई स्लैश डालकर भी एक्सेस करना चाह रहा है तब भी अगर एप्लीकेशन ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो ऑलरेडी सेटअप का मैसेज थ्रो कीजिए। ये पेज सेटअप विजर का पेज नहीं अवेलेबल होना चाहिए एक्सेस के लिए अगर एप्लीकेशन ऑलरेडी सेटअप है, तो वो एक ही कंडीशन में एक्सेस होना चाहिए जब सर्वर पर एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं है और कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहा है तब। तो ये पैच्ड कोड है, ये पहला वाला वल्नरेबल कोड था जिसमें ये इफ़ कंडीशन डिफाइंड नहीं थी और ये वाले कोड में फिर ये इफ़ कंडीशन डिफाइंड है यहाँ पर कि जहाँ पर अगर सेटअप मॉड्यूल इज सेटअप तो थ्रो एन एक्सेप्शन ऑलरेडी सेटअप। ये कुछ रेफरेंसेस हैं जो ऑनलाइन अवेलेबल हैं, अगर आपको डीप डाइव करना है तो गिटहब के रिपोजिटरीज भी हैं, POC भी अवेलेबल हैं, आप गिटहब से कोड डाउनलोड कर सकते हो, विजुअल स्टूडियो वगैरह यूज़ कर सकते हो इस POC को अपने टेस्ट लैब में चलाने के लिए, उस कोड को डिटेल में स्टडी कर सकते हो कि कैसे वो POC लिखी गई है और ये सारी चीज़ें हैं। और यहीं पे फिर पार्ट 1 एंड करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में फिर कुछ और ये जो सारे रिसर्च ब्लॉग्स जो मैंने पढ़े थे उसमें सोफोस का एक बहुत अच्छा रिसर्च ब्लॉग है जिसमें उन्होंने अपने एनवायरनमेंट में रैंसमवेयर के अटैक्स देखे कुछ क्लाइंट्स पर इस वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करते हुए, और उन्होंने फिर कुछ पूरा का पूरा अपने सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट में चला के बताया है कि क्या एंड इम्पैक्ट हो रहा है और अटैकर्स कैसे इसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो उन टेक्निक्स को हम फिर पॉपुलेट करेंगे नेक्स्ट पार्ट में कि जहाँ पर अगर रैंसमवेयर अटैक हो रहा है इस वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करके, कि जहाँ पर अगर अटैकर्स सर्वर पर एडमिन अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं और फिर उसके ज़रिए लैटरल मूवमेंट करके और भी नेटवर्क सिस्टम्स को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, डेटा चुराते हैं, डेटा इनक्रिप्ट कर देते हैं, तो क्या टेक्निक्स और क्या स्टेजेस होंगे वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे जब हम पॉपुलेट करेंगे उन टेक्निक्स के साथ इस माइटर के मैट्रिक्स को। ऑलराइट देन, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहेगा नए नए वीडियोज़ बनाने का। थैंक यू, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो फिर।